Hello everyone, I hope you all are doing great. So today we are discussing the MP Accommodation Act, which is going to help you in your upcoming CG exam. So in previous video we have discussed three chapters of this act, which contains from section 1 to 23. ठीक है, जिसमें हमने सारे प्रोविजन पढ़े कि किस तरीके से इविक्शन के ग्राउंड होंगे, डेफिनेशंस क्या हैं, किन चीजों पर ये एक्ट अप्लाई होता है, इस एक्ट के कुछ प्रोविजन सर्टेन चीजों पर अप्लाई होते हैं कि नहीं. सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि जो पहली वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा. ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है, सो नाउ वी हैव सेक्शन chapter 4, which talks about deposit of rent, which contain from section 24 to 27. ठीक है, ओके. तो सबसे पहला सेक्शन इस चैप्टर का बात करता है कि रिसिप्ट टू बी गिवन फॉर रेंट पेड. अब टेनेंट है, उसने लैंडलॉर्ड को क्या दिया, किराया दिया. तो लैंडलॉर्ड लाइबल है कि वो टेनेंट को क्या करेगा, जो भी टाइम फिक्स्ड है कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट यदि नहीं भी है तो क्या करेगा, 15 दिन के अंदर अंदर अगले महीने के पहले पहले जो भी पेबल डेट है, तो वो पहली चीज तो टेनेंट हर महीने की 15 तारीख तक, लाइक आज से यदि रहना शुरू किया तो फरवरी की 15 तारीख तक आपको रेंट पे करना है. बट यदि 15 तारीख नहीं है, कोई टाइम यदि पहली चीज तो फिक्स हो जाएगा कि आपको 1 से 5 के बीच में रेंट देना है. पर टेनेंट ने बोला कि सर सैलरी नहीं आती, तो उसने बोला आप एक काम करना, 1 से 10 के बीच में दे देना. बट यदि फिर भी अभी भी कोई टाइम फिक्स नहीं, वो बोले रह लो दे देना, तब भी ये टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट ही शैल पे द रेंट विद इन द टाइम फिक्स बाय कॉन्ट्रैक्ट और एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट by the 15th day of the next following month. ठीक है, okay. Second subsection of this section talks about that when the that every tenant who makes a payment of rent, जो भी tenant है जब वो रेंट देगा लैंडलॉर्ड को, तो वो एक रिसिप्ट लेने के लिए अधिकारी है. उसको एक रिसिप्ट, रिटन रिसिप्ट, जो भी उसने अमाउंट पे किया है, जिसको कि साइन किया जाएगा लैंडलॉर्ड, या फिर यदि कोई एजेंट के थ्रू रेंट एग्रीमेंट वगैरह हुआ है या एजेंट को रेंट दिया जा रहा है तो उसको दिया जाएगा. ओके. थर्ड बात करता है उस कंडीशन के बारे में जब लैंडलॉर्ड मना कर देता है कि वो लेगा ही नहीं, रेंट ही नहीं ले रहा है. ओके, सो इफ द लैंडलॉर्ड और हिज ऑथराइज्ड एजेंट रिफ्यूजेस और नेग्लेक्ट टू डिलीवर द टेनेंट टू द टेनेंट अ रिसिप्ट, यदि लैंडलॉर्ड इग्नोर कर देता है कि हाँ तुम पैसे दे दो, हम रिसिप्ट देते रहेंगे बाद में ले लेना, और वो कल कल करके टालता जाता है, तो आरसीए ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट इन दिस बिहाफ बाय द टेनेंट, तो टेनेंट क्या करेगा, जिस दिन से उसने रेंट दिया है उसके 2 महीने के अंदर अंदर कि ये रिसिप्ट नहीं दे रहे हैं, आरसीए को एक एप्लीकेशन देगा. ठीक है, तो उस एप्लीकेशन के बेसिस पर मतलब 2 महीने के अंदर अंदर उस एप्लीकेशन के बेसिस पर जो भी पेमेंट की डेट है, लैंडलॉर्ड को सुनेगा या फिर उसके जो भी ऑथराइज एजेंट है उनको एक लाइक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी. ऑडियो अल्ट्रम पार्टम का नेचर यहाँ पर भी है. ठीक है, ऑर्डर कर देगा डायरेक्ट को या फिर उसके ऑथराइज एजेंट को कि भाई साहब जो भी रिसिप्ट वगैरह है वो इनको कायदे से दे दी जाए. सच सम्स नॉट एक्सीड डबल द अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय द टेनेंट. ठीक है, एक सर्टिफिकेट वगैरह भी उसको दे दिया जाएगा कि हाँ तुमने इतने टाइम के लिए रेंट दे दिया है. ठीक है, ओके. 25 बात करता है डिपॉजिट ऑफ रेंट बाय टेनेंट. अब पहला बोल रहा था कि रिसिप्ट दी जाएगी, 24 बात कर रहा था. 25 बोलता है कि विद द लैंडलॉर्ड डज नॉट एक्सेप्ट एनी रेंट. अब लैंडलॉर्ड बोल रहा है कि हमने पैसे लिए ही नहीं, तो हम इनको कहाँ से रेंट दे दें, और हमने पैसे ही नहीं लिए, इसी वजह से हम इग्नोर कर रहे थे या फिर रिफ्यूज कर रहे थे कि जब हमने पैसे नहीं लिए तो उन्हें रिसिप्ट किस चीज की दे. और यदि कोई बोनाफाइड डाउट वगैरह आता है पर्सन का या फिर जिसको भी रेंट दिया जाना है उन दोनों के बीच में, ठीक है, तो वो जो आरसीए है वो क्या करेगा, प्रिस्क्राइब मैनर में उस रेंट को डिपॉजिट करवा लेगा और जो रेंट उसको देना था वो उससे फुल्ली डिस्चार्ज करवा दिया जाएगा. ठीक है, सेकंड बात करते हैं डिपॉजिट शैल बी कंप्लीट बाय एन एप्लीकेशन. अब जो डिपॉजिट करवाया गया है तो एक एप्लीकेशन दिलवा दी गई है टेनेंट के थ्रू, ये पर्टिकुलर उसमें सारे मेंशन रहेंगे दैट द अकोमोडेशन फॉर विच द रेंट इज डिपॉजिटेड विद अ डिस्क्रिप्शन सफिशिएंट फॉर आइडेंटिफाइंग द अकोमोडेशन. जिस अकोमोडेशन की रेंट दिया जा रहा है उस लाइक हम जैसे हम हॉस्टल में रह रहे हैं, तो जब भी हम अपना रेंट पे करते हैं तो उसकी स्क्रीनशॉट हम मैसेज करते हैं. ठीक है, एग्जांपल बता रहे हैं, अपने स्क्रीनशॉट मैसेज करते हैं, साथ में हमें लिखना पड़ता है दैट आई एडवोकेट आकांक्षा दुबे रूम नंबर 206 पेइंग दिस रेंट और पेड दी रेंट. ठीक है, ये बात करते हैं द पीरियड फॉर विच द रेंट इज डिपॉजिट, जिस पीरियड के लिए डिपॉजिट किया गया फॉर 1 मंथ और फॉर फरवरी मंथ, मार्च मंथ, वट एवर द मंथ इट इज. ठीक है, से बात करते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ द लैंडलॉर्ड, किसको आप दे रहे हो उसको, या फिर जिसके बिहाफ में जो क्लेम करने के लिए एंटाइटल्ड है उसको.
ये बात करता है कोई रीजन या सर्कमस्टेंसेस है उस एप्लीकेशन की, जो भी रेंट वगैरह डिपॉजिट किया जा रहा है। ये बात करता है सच अदर पर्टिकुलर हैज बीन प्रिस्क्राइब, जो भी प्रिस्क्रिप्शन वहां पर दिए हैं। थर्ड बात करता है जो भी डिपॉजिट वगैरह मतलब उस डिपॉजिट पर रेंट का जो भी डिपॉजिट है, आरसी क्या करेगा, कॉपी या फिर उसकी जो भी कॉपी होगी एप्लीकेशन की वो लैंडलॉर्ड को दिलवा देगा। ठीक है, पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल टू द रेंट, जिस जो या फिर जो भी बोल रहा है कि हाँ हमें रेंट मिलना चाहिए, आई एम दी लैंडलॉर्ड ऑफ दिस हाउस। ठीक है, एज पर मेंशन 23 J। ठीक है, फोर्थ बात करते हैं, देखो एप्लीकेशन ऐसे निकल के आती है कि वो रेंट के विड्रॉल की बात करती है, तो आरसीए क्या करेगी, यदि वो सेटिस्फाइड होता है तो वो रेंट को डिपॉजिट अपने पास करवा लेगा। ठीक है, ये इसका प्रोविजो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, that no order for the payment of any deposit of any rent shall be made by the rent controlling authority under this subsection, giving all person named by the tenant, जितने भी लोग हैं सबका नाम उसमें मेंशन करवा दिया जाएगा, सबको सुनने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। सेम सिंपल। ठीक है, ओके। फिफ्थ बात करते हैं लाइक जो भी इसका एक्सपिरेशन पीरियड है उसकी बात कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि जो भी एप्लीकेशन सबसेक्शन 4 में दी जा रही है वो 30 दिन के बाद, जिस दिन से नोटिस ऑफ डिपॉजिट रिसीव हुआ है ना, वो उस दिन उससे 30 दिन के जो भी टाइम पीरियड है उसको वो काउंट एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद है आपका ये 6 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर है आपका 26 talks about time limit for making deposit and consequences of incorrect particulars in the application for deposit। तो भी एप्लीकेशन दिए, यदि उसमें कुछ इनकरेक्ट चीजें मिस हो जाती है, ठीक है, तो उसको सुधारने की कोई भी टाइम लिमिट जो है वो कितनी होगी, तो नो रेंट डिपॉजिटेड अंडर सबसेक्शन 25 shall be considered to have been validly deposited, मान लिया जाएगा, अनलेस द डिपॉजिट मेड विद इन 21 days, 21 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, लाइक यदि कोई करेक्शन वगैरह करवाना भी है तो आप 21 दिन के अंदर अंदर करवा लो, आप बाद में नहीं आ सकते। ठीक है, नो सच deposit shall be considered to have been validly made if the tenant willfully makes any false statement, यदि tenant ने जानबूझकर ही कुछ गलत कर दिया उसके एप्लीकेशन में, unless the landlord has withdrawn the amount, लैंडलॉर्ड यदि वो अमाउंट विड्रॉ नहीं कर लेते, लाइक चेक वगैरह के थ्रू यदि दिया गया, एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तभी वो डिपॉजिट वैलिड नहीं माना जाएगा। 27 बात करते हैं सेविंग क्लॉज के बारे में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 27 इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, हाँ। 25 ये बात करते हैं कि यदि ऐसी कुछ कंडीशन हो रही है तो आरसीए को किराया दिया जा सकता है। ठीक है, जो टाइम पीरियड है वो 30 डेज का इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी ईदर पार्टी। ठीक है, 2 महीने के बराबर रेंट दिया जाएगा उसको। ठीक है, ओके। सो 27 में बेसिकली बोला जा रहा है कि यदि लैंडलॉर्ड आरसीए या टीनेट से किराया लेता है और कुछ सर्टेन रेंट से कम लेते हैं तो जो बाकी का किराया है वो खत्म नहीं माना जाएगा। ठीक है, okay. Now we have chapter 5, which talks about appointment of RCA authorities or RCAs, their powers, functions and appeals। ठीक है, लाइक अभी हम आरसीए के बारे में बात कर रहे थे ना, तो उनकी पावर क्या है, उनको अपॉइंट कैसे किया जा रहा है, कौन उनको अपॉइंट कर रहा है। सो देयर इज अ चांस कि इस पोर्शन से हमें क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो 28 सेक्शन 28 टॉक्स अबाउट कि किस तरीके से आरसीए का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहली अथॉरिटी है हु इज अपॉइंटिंग द आरसी इज कलेक्टर। तो कलेक्टर विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर, कलेक्टर क्या कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के प्रीवियस अप्रूवल के साथ एक ऑफिसर को अपॉइंट कर रहे हैं। वो ऑफिसर किसकी रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, डिप्टी कलेक्टर के रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। तो आरसीए कौन हो सकता है, कलेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं आरसीए के प्रीवियस अप्रूवल के साथ एक डिप्टी कलेक्टर को, मतलब किसी भी एक ऐसे इंसान को जिसकी रैंक डिप्टी कलेक्टर से नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चूंकि आरसीए अपॉइंट कर रहे थे तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑलमोस्ट वही करेंगे। Now, the collector may, with the previous approval of the state government, of course, appoint from amongst officer। उन सारे ऑफिसर्स के बीच में जरूरी नहीं है डेप्यूटी कलेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस रैंक में जो जो लोग आते हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है, सो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर वन और मोर रैंक कंट्रोलिंग अथॉरिटीज, एक या एक से ज्यादा को अपॉइंट कर सकते हैं जितने भी उनके पास ऑफिसर्स हैं, जैसा भी उनको
ठीक लगेगा। अब 28 हो गया, 28 हो गया आपका अपॉइंटमेंट के बारे में। 29 टॉक्स अबाउट पावर ऑफ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। शक्तियां क्या है? अपॉइंटमेंट हो गई, किसने अपॉइंट किया? कलेक्टर ने। किसकी अप्रूवल के साथ? स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल के साथ। जिनको अपॉइंट कर रहे हैं वो कौन होने चाहिए? उनकी रैंक डेप्यूटी कलेक्टर से नीचे की नहीं होनी चाहिए। Now, the RCA shall have the same powers as are vested in a civil code under the CPC. अब ये चूंकि ये सिविल नेचर का एक्ट है एक तरीके से, तो आरसी के पास सेम पावर होंगी जैसे कि उसकी पावर सीपीसी में दी गई है। ठीक है, इन एनी प्रोसीडिंग। अब वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करने की पावर उसके पास है? सो ही और आरसीए कैन समन एंड एनफोर्स द एग्जामिनेशन, examine him on oath, require the discovery of production of documents, issue of summons, और एनी अदर मैटर विच में। अब कोई और मैटर, समन इशू कर सकता है, एग्जामिनेशन वगैरह इन्फोर्स करवा सकता है ओथ पर, डिस्कवरी या फिर डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन हो सकता है, कमीशन इशू करवाया जा सकता है। अब इसमें एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? ये आपके 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन या जो चौथा ऑप्शन होगा वो ये हो सकता है कि अरेस्ट भी इसमें इंक्लूड है क्या आरसी की पावर में? सो अरेस्ट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ओके। अटैचमेंट भी इंक्लूड नहीं है। जो चीजें इसमें मेंशन है बस हमें वही करनी है। So if any other matter which may and any proceeding before the RC shall be deemed to be a judicial proceeding. अब भले ये सिविल कोड उस तरीके से नहीं आया है, भले इसकी पावर जो है वो सारी सारी सीपीसी पे वेस्टेड हो रही है, बट फिर भी इसके अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो कैसे मानी जाएंगी? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएंगी। ठीक है, तो वट एवर प्रोसीडिंग shall be commencing under this act will have the same meaning। ठीक है, जैसा कि 193 और 228 में, मतलब जो भी पेनल्टीज वगैरह वहां पर हो रही है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह की पेनल्टीज है, या फिर जो भी वहां पर कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है तो वहां पर अप्लाई करवा दी जाएंगी। रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट। सो आरसीए को कौन सी कोर्ट के इक्वल माना जाएगा? सिविल कोर्ट के इक्वल। ठीक है, इनका प्रोसीजर कैसे फॉलो होगा? 480 और 482 में जो भी चीजें वहां पर दी गई, लाइक क्वैश करने ऑफ द सीआरपीसी, क्वैश करने की पावर्स वगैरह है ना उसमें, तो उन चीजों को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। Okay, now subsection 2 of this section talks about for the purpose of holding any inquiry or discharging any duty। अब किसी इंक्वायरी होल्ड की जा रही है या फिर ड्यूटी से डिस्चार्ज किया जा रहा है तो आरसी क्या कर सकता है? 24 आवर का नोटिस देगा राइटिंग में, एंटर करेगा, इंस्पेक्ट करेगा कोई भी अकोमोडेशन। बट वही है आपका कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाएगा। सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बाद, मतलब आप सूर्यास्त के पहले कर लो या फिर सूर्योदय के बाद कर लो। अब जो ऑर्डर वगैरह दिया जा रहा है वो कैसा होगा? बाय रिटन ऑर्डर रिक्वायर एनी पर्सन टू प्रोड्यूस हिज इंस्पेक्शन। ठीक है, जो भी अकाउंट्स वगैरह है, बुक्स हैं, द डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर से करवा लिए जाएंगे यदि ऐसी कंडीशन आती है तो। थर्ड बात करता है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय आरसी। अब आरसी की अपॉइंटमेंट हो गई, उसकी पावर हो गई, अब पावर हो गई, अब प्रोसीजर क्या है, कैसे काम करेगा? So no order which prejudicially any person shall be made by RCA under this act without giving him a reasonable opportunity of showing cause। ऐसा नहीं है कि उसको बोल दिया कि आपका इंस्पेक्शन होगा तो उसको शो कॉज का नोटिस ही ना दिया जाए, उसको रीजनेबल नोटिस दिया जाएगा कि कारण बताओ, जब तक वो और यदि वो कोई ऑब्जेक्शन वगैरह ना कर दे। इफ एनी एविडेंस ही मे प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द सेम, यदि कोई एविडेंस वगैरह वो दे रहा है तो। In all proceedings before, if the RCA shall consider the question of cost and award such cost or against any person as the RCA consider reasonable, मान लिया जाएगा कि वो reasonable है यदि कोई प्रूफ वगैरह दे देता है कॉस्ट वगैरह के रिगार्डिंग। 31 बात करता है अपील के बारे में। सो अपील, आरसीए की अपील किसके पास जा रही है? डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास। सो एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी ऑर्डर ऑफ आरसीए। आरसीए के हर ऑर्डर की अपील किसको जा सकती है? डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैविंग टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ये चीज इंपॉर्टेंट है। So this subsection of section 31 is very important कि आरसीए की अपील किसको जा रही है? आपकी डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज और एडीजे को जा रही है। ठीक है, जिनके पास कैसा जुरिस्डिक्शन है? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, ना कि सब्जेक्ट मैटर और पैक्यूलरी, सिर्फ और सिर्फ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। और अपीलाट कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा दैट विल बी डीम्ड टू बी फाइनल और कंसिडर्ड एज फाइनल। ठीक है, ओके। एन अपील अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी प्रिफर्ड विद इन 30 days ऑफ द डे। आरसीए ने जिस दिन से ऑर्डर पास किया है वो 30 दिन के अंदर अंदर अपील उसकी हो जानी चाहिए। अब
क्वेश्चन ये बनता है आपका कि वो जो 30 दिन है वो काउंट किस दिन से हो रहा है, लाइक आज ऑर्डर दिया तो आज से ही, या फिर 3 दिन बाद यदि कॉपी जिस दिन जजमेंट की आई उस दिन से, या उतने टाइम को एक्सक्लूड कर दिया। सो प्रोवाइडेड दैट इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 30 days द पीरियड requisite फॉर obtaining a copy of the order shall be excluded। आपको 5 दिन बाद कॉपी मिली, 10 दिन बाद कॉपी मिली, तो वो जो 10 दिन है वो एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। ठीक है। Provided further that the judge may for sufficient reason allow an appeal after the expiry of said period। यदि कुछ sufficient reasons आते हैं, कुछ रीजनेबल रीजंस उसके हो जाते हैं, मतलब रीजनेबल कॉज यदि वो दे देता है कि इस वजह से हम जो भी मेंशन पीरियड था उसमें अपील नहीं कर पाए, तो कोर्ट यदि चाहे तो, में है शैल नहीं, कोर्ट यदि चाहे तो एक्सपायर्ड पीरियड के बाद भी अपील का टाइम थोड़ा सा ग्रांट कर सकती है या बढ़ा सकती है। ठीक है। 32 बात करता है सेकंड अपील के बारे में। सो पहली अपील किसको जा रही थी, आरसीए की डिस्ट्रिक्ट जज को जा रही थी और एडीजे को जा रही थी, जिसमें कि जिस दिन से ऑर्डर आया उसके 30 दिन के अंदर अंदर से अपील कर देनी चाहिए थी। ठीक है। बट प्रोविजो बोल रहा है कि अपील की जो 30 दिन है वो काउंट किस दिन से हो रहा है, तो जितने दिन उसे कॉपी लेने में लगे जजमेंट की कॉपी, उतने दिन वो उस 30 दिन से एक्सक्लूड हो जाएंगे, भले वो 5 दिन हो 10 दिन हो। ठीक है। ओके। अब जज को यदि लगता है कि कोई रीजनेबल सफिशिएंट रीजन है कि इस वजह से जो भी मेंशन पीरियड था उसमें अपील नहीं करवाई गई, तो वो जो एक्सपायरी पीरियड है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाएगा। 32 टॉक्स अबाउट सेकंड अपील। तो अ सेकंड अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड इन फर्स्ट अपील। ठीक है। एंड नो अदर। तो जो सेकंड अपील है फर्स्ट अपील के अगेंस्ट, वो इन ऑर्डर पर और इन ग्राउंड्स पर पास की जा सकते हैं दैट डिसीजन इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ और यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। जो डिसीजन था वो लॉ के अगेंस्ट था। सेकेंड बात करता है दैट द डिसीजन हैज फेल्ड टू डिटरमाइन सम मटेरियल इशू, कुछ मटेरियल इशू डिटरमाइन करने से रह गए थे। थर्ड बात करता है दैट देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल एरर और डिफेक्ट। इंपॉर्टेंट लाइन। सेकेंड अपील किन कंडीशंस पर आएगी, इफ द डिसीजन इज कंट्रेरी टू लॉ, if the decision has failed to determine, and the third most important thing, if there has been substantial error or defect in the procedure, तब। ठीक है। सिर्फ इन्हीं कंडीशन पर सेकेंड अपील अप्लाई होगी। 33 बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ ऑर्डर के बारे में। तो क्लेरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स कैन बी करेक्टेड ओनली, और करेक्ट उसको करेगा कौन, आरसीए करेगा। ठीक है। तो ऑल्ट्रेशन और एरर की बात कहां पर हो रही है, 33 में हो रही है। करेक्ट कर कौन रहा है, आरसीए कर रहा है या फिर जज कर रहा है। और द एरर अराइजिंग therein from any accidental slip or omission may at any time be corrected by RCA। RCA कर रहा है और the judge on an application, यदि कोई एप्लीकेशन उसको आती है कि सर जी कुछ गलत हो गया, सो अमेंडमेंट कर कौन रहा है, either RCA और the judge। ठीक है। कैसे कर रहा है, सुओ मोटो नहीं, एप्लीकेशन पर। 34 बात करते हैं आरसी अथॉरिटी। आरसीए टू एक्सरसाइज पावर ऑफ मजिस्ट्रेट फॉर रिकवरी ऑफ फाइन। फाइन को यदि रिकवर करना है तो आरसीए क्या करेगा, मजिस्ट्रेट की पावर को एक्सरसाइज करेगा। तो कोई भी जो फाइन वगैरह है जिसको कि आरसी ने इम्पोज किया है, अब इम्पोज तो कर दिया, पर उसको सॉरी, और उसको रिकवर भी करवाना है। सो अंडर दिस एक्ट शैल बी पेड बाय पर्सन फाइन, जिसको भी फाइन इम्पोज किया गया वही फाइन देगा, जो भी टाइम उसको दिया गया था उस टाइम के अंदर अंदर। और फाइन रिकवरी का मैनर क्या रहेगा, जैसा कि सीआरपीसी में मेंशन्ड है। ठीक है। कर कौन रहा है, आरसी कर रहा है, और माना जाएगा कि उस टाइम पर जब फाइन रिकवरी की जा रही है तो आरसी क्या है, मजिस्ट्रेट है। आरसी के पास मजिस्ट्रेरियल पावर्स यहाँ पर दी गई है। 35 बात करता है आरसी टू एक्सरसाइज पावर ऑफ सिविल कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अदर ऑर्डर। ओके। तो पहला आरसीए है, जब वो फाइन रिकवर करवा रहा है तब वो मजिस्ट्रेट है। ठीक है। इसकी जो भी प्रोसीडिंग्स है वो सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स मानी जाती है। ठीक है। तो आरसीए जब सिविल कोर्ट की पावर एक्सरसाइज कर रहा है किन यदि जो भी उसके दूसरे ऑर्डर से उनको एग्जीक्यूट करवाने में, अब आरसी ने फाइन इम्पोज किया, रिकवरी भी वही करवाएगा, या फिर कोई और ऑर्डर दिए तो उसका एग्जीक्यूशन भी वही करवाएगा। सो एन ऑर्डर मेड बाय आरसीए और एन ऑर्डर पास्ड इन अपील, दोनों चीजें, या तो उसने खुद से पास किया या फिर उसने अपील किया। अब अपील का ऑर्डर किसने दिया था, एडीजी और डीजे ने। ठीक है। तो माना जाएगा कि उसके पास सेम पावर है जैसे कि सिविल कोर्ट के पास होती है, वो जैसे वहां एग्जीक्यूशन होता है बिल्कुल वही यहाँ पर होगा। ठीक है। तो सीपीसी में एग्जीक्यूशन किस सेक्शन और किस ऑर्डर के अंदर हो रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। सेक्शन 36 ऑफ दिस एक्ट टॉक अबाउट फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर। ठीक है। सो एवरी ऑर्डर मेड बाय आरसीए शैल सब्जेक्ट टू डिसीजन इन अपील बी फाइनल। जब तक आरसीए के ऑर्डर की अपील नहीं की जाती है ऐसा माना जाएगा कि आरसीए का जो भी ऑर्डर है वो फाइनल है, एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी ओरिजिनल सूट। और किसी भी ओरिजिनल सूट अपील और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता।
ठीक है, फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर 36 में है। ठीक है, तो आरसीए कोई भी ऑर्डर वगैरह करता है तो जब तक कि उसकी अपील का निर्णय ना आ जाए तब तक उसका ऑर्डर फाइनल माना जाएगा और उस पर कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। कहां पर? किसी भी ओरिजिनल सूट, एप्लीकेशन और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पर। नाउ वी हैव चैप्टर 6 which talks about reasons regarding special obligation of landlord and penalties. This section is important. ये बात करता है लैंडलॉर्ड के कुछ स्पेशल ऑब्लिगेशंस है या फिर और उनकी पेनल्टीज है। 37 बात करता है लैंडलॉर्ड्स ड्यूटी टू कीप। अब लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है, इसमें ड्यूटीज की बात की गई है। जो लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज है वो क्या हो गया? आपका टेनेंट का राइट हो गया एक तरीके से। सो लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है वो जो भी घर किराए पर दे रहा है वो उसको अच्छी कंडीशन में रखेगा, पहला सबसेक्शन। दूसरा बात करता है यदि लैंडलॉर्ड निग्लेक्ट करता है या फेल कर जाता है जो भी रीजनेबल नोटिस, रिटन नोटिस उसको दिया गया था, ठीक है, तो जो भी उसके एक्सपेंसेस वगैरह है वो उससे डिडक्ट करवा दिए जाएंगे। प्रोविजो बात करते हैं दैट द अमाउंट सो डिडक्टेड और रिकवरेबल इन एनी ईयर शैल नॉट एक्सीड 1/12। अब जो भी डिडक्शन हो रहा है वो एक 1/12 से ज्यादा का नहीं होगा, जो भी टेनेंट उसको पे कर रहा है। मतलब एक महीने का रेंट एक तरीके से हम मान सकते हैं। साल भर का रेंट 12 महीने होते हैं तो 1/12 यानी एक महीने का रेंट। एक महीने से ज्यादा के टाइम ज्यादा रिड्यूस नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं वेयर एनी रिपेयर, दिस इज योर यदि अमाउंट डिडक्ट करवाया जा रहा है तो एक महीने से ज्यादा। ठीक है, फिर बात करते हैं वेयर एनी रिपेयर्स विदाउट द accommodation is not habitable or usable except with undue convenience are to be made and landlord neglects or fails to make them after notice in writing, the tenant may apply for RCA। पहले तो बोल दिया कि आप रिपेयर वगैरह करवा लो, आपके पास पैसे नहीं तो आप एक काम करो, एक महीने का रेंट हमसे ले लो, उस हिस्से में जितना भी रिपेयर वगैरह हो रहा है तो आप करवा लो। इरिपेयरेबल है तो फिर एक अलग बात है। ठीक है, करवा लो। अब तीसरा सबसेक्शन 3 इसका ये बोल रहा है कि रहने वाली हालत में है ही नहीं, करवाया ही नहीं जा सकता, फिर भी रिटन नोटिस दिया और उसके बाद भी लैंडलॉर्ड जो है इंक्लूड नेग्लेक्ट कर रहा है तो टेनेंट क्या कर सकता है? आरसीए को, आरसीए की परमिशन, आरसीए को अप्लाई करेगा। ठीक है, कि वो यदि वो खुद से करवा सकता है, क्या लाइक हम टेनेंट है और हम अपने किराया मकान मालिक से बोल रहे हैं कि करवा दो, दीवार गिर रही है, पानी आ रहा है, छत से टपक रहा है, जो भी चीजें हैं, तो वो बोलेगा कि हाँ ठीक है, अपने खर्चे पे आप करवा लो, फिर अगले महीने का रेंट मत देना। लाइक यदि हम 6,000 रुपए रेंट दे रहे हैं और हमारा जो भी हमने रिपेयर करवाया वो 6,000 ही लग रहा है, ठीक है, तो वो 6,000 हम अगले मंथ से उसके काट सकते हैं। लैंडलॉर्ड को अपॉर्चुनिटी वगैरह दी जाएगी सुनने की कि आपने क्यों नहीं किया। ठीक है, सो shall in no case exceed the amounts specified। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट था दैट प्रोविजो बात करता है दैट द अमाउंट सो डिडक्टेड और रिकवरेबल इन एनी वन हाफ ऑफ द रेंट पेबल बाय द टेनेंट ऑफ दैट ईयर। ठीक है, 6 महीने का रेंट, यदि कुछ बहुत ही ज्यादा जर्जर हालत में है तो 6 महीने का रेंट। फर्दर दैट दूसरा प्रोविजो बात करता है दैट इफ इन एनी रिपेयर नॉट कवर्ड बाय द साइड अमाउंट आर नेसेसरी इन द ओपिनियन ऑफ आरसीए इन दैट टेनेंट अग्रीज टू बियर द एक्सेस कॉस्ट हिमसेल्फ, आरसीए में यदि ये जो लिमिटेड था उससे भी ज्यादा यदि पैसा लग रहा है, वो बोले कि हम तो यही रह रहे, जा कहीं नहीं रहे, लग रहा है पैसा एक्स्ट्रा, लग जाए, इनको देने की जरूरत नहीं या फिर हम उसे डिडक्ट भी नहीं करेंगे, तो आरसी परमिशन यहाँ पर दे सकते हैं। फिर ये बात करते हैं कटिंग ऑफ और विद होल्डिंग एसेंशियल सप्लाई और सर्विस, यदि रेंट टाइम पर नहीं दिया या कोई भी ऐसी कंडीशन हुई जिसमें लैंडलॉर्ड ने क्या किया, बिजली ही काट दी, पानी नहीं दिया टाइम पे, या वाईफाई कनेक्शन उड़ा दिया, लाइक कुछ भी नेसेसरी चीजें यदि ऐसा होता है, कुछ भी एसेंशियल सप्लाईज यदि होते हैं और उनको यदि कट किया जाता है कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है तो 12 घंटे के लिए लाइट ही बंद कर दो, सो नो लैंडलॉर्ड ईदर हिमसेल्फ और थ्रो एनी पर्सन purporting टू एक्ट ऑन दिस बिहाफ शैल विदाउट जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज। यदि बिजली वगैरह काटने का या फिर जो भी रीजन है, मतलब जो जिस भी चीज की सप्लाई कट की जा रही है, यदि उसको कट करने का कोई भी सफिशिएंट रीजन नहीं दे रहा है, ठीक है, यदि सफिशिएंट रीजन नहीं दे रहा है तो पहले चीज तो वो ऐसा करेगा ही नहीं। ठीक है, सेकंड बात करते हैं फॉर लैंडलॉर्ड कॉन्ट्रावेंस, यदि सबसेक्शन 1 के किसी भी चीज को वो कॉन्ट्रावेन करता है तो टेनेंट क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा आरसीए को, कंप्लेन करेगा कि ऐसा कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है। थर्ड बात करता है कि यदि आरसीए इंक्वायरी करने के बाद पाता है कि हाँ सच्ची में लैंडलॉर्ड जो है फालतू बिजली का बिल बचाने के लिए लाइट टाइम पर नहीं दे रहे थे या काट ले रहे थे बिन मतलब का, ठीक है, तो पहली चीज तो वो डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट पेनल्टी पोस्ट इम्पोज नहीं करेंगे, पहली चीज वो डायरेक्ट करेंगे। सो ही शैल हु आरसीए विल डायरेक्ट एन ऑर्डर डायरेक्टेड बाय एन ऑर्डर टू लैंडलॉर्ड रिस्टोर्स द सप्लाई
और सर्विस। फोर्थ बात करता है द आरसीए मेन इट्स डायरेक्शन डायरेक्ट दैट कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग। यदि ऐसा कुछ होता है लाइट वाइट काट ली तो कॉम्पनसेशन लगा देंगे लैंडलॉर्ड पे कि 50 रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। अब लैंडलॉर्ड जिसको दे रहे हैं तो टू बी 50 रुपीज बी पेड टू द लैंडलॉर्ड बाय द टेनेंट। ठीक है। अब पहली चीज, दोनों पर कॉम्पनसेशन लग रहा है, कॉम्पनसेशन किससे ज्यादा का नहीं होगा, 50 रुपए से ज्यादा का। यदि आरसी को ऐसा लगा कि टेनेंट झूठ मूठ की एप्लीकेशन दे रहा था कि ये हमारी लाइट काट रहा है, तो यदि पाया जाता है कि फ्रिवलस और वैक्सेशियस है एप्लीकेशन, तो 50 रुपए टेनेंट देगा लैंडलॉर्ड को। और यदि पाता है कि हाँ सच में बिना किसी सफिशियंट रीजन के ऐसे लाइट काट रहे थे, तब लैंडलॉर्ड देगा टेनेंट को। ठीक है। एक्सप्लेनेशन वन बात करता है एसेंशियल सप्लाई और सर्विस में इंक्लूड क्या है। सो एसेंशियल सप्लाई, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। एसेंशियल सप्लाई और सर्विस इंक्लूड सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट्स इन पैसेजेस एंड ऑन स्टेयरकेसेस, कंजर्वेंसी इन सैनिटरी सर्विसेज। ठीक है। दूसरा बात करता है विद होल्डिंग एनी एसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज शैल इंक्लूड एक्ट और ओमिशन। ठीक है। ओमिशन क्या होगा, कोई काम हो रहा था वो नहीं हो रहा है, या फिर कुछ करने को बोला वो नहीं किया जा रहा है। ठीक है। 39 बात करते हैं कंट्रोल ऑफ लेटिंग के बारे में। सो कंट्रोल ऑफ लेटिंग बेसिकली कलेक्टर क्या करेगा, या फिर कोई और ऑफिसर जो कि डेप्टी कलेक्टर से रैंक की नीचे का नहीं होगा, वो क्या करेगा, या तो खुद सुओमोटो, ठीक है, सुओमोटो कॉग्निजेंस लेगा, या फिर कोई एप्लीकेशन जो कि इस बिहाफ में बनाई गई है एक जनरल और स्पेशल ऑर्डर के थ्रू रिक्वायर करेगा लैंडलॉर्ड को कि वो इन्फॉर्मेशन जो भी वगैरह है वो दे। लाइक आपके घर में जो भी लैंडलॉर्ड रह रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आरसी को देना मैंडेटरी है। ठीक है। In writing within such time as may be specified of any accommodation which fall in vacate or is likely to vacate and also required him। बताया जाएगा कि हमारा घर अभी किराएदार रह रहे हैं या फिर खाली है। ठीक है। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोलता है कि यदि कोई ऐसा अकोमोडेशन है जो कि खाली है या फिर खाली होने वाला है। ठीक है। होने वाला है बाय एनी पर्सन, उस और उसमें रह कौन रहा था, कोई ऐसा पर्सन रह रहा था जो या तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे काम कर रहा था स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन के, या फिर किसी लोकल अथॉरिटी में था, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कोई एम्प्लॉय था, या फिर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का कोई एम्प्लॉय था। ठीक है। या फिर कोई ऐसी बॉडी जो मतलब ऐसी कॉर्पोरेट बॉडी है जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है गैजेट में, तो कलेक्टर कोई और ऑफिसर सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग 15 दिन के अंदर अंदर उससे रिसिप्ट वगैरह ले लेगा लैंडलॉर्ड के थ्रू। ठीक है। और एक ऑर्डर वगैरह पास करवा देगा कि हाँ ठीक है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कभी भी आपका किराएदार आ रहा है कभी भी जा रहा है। यदि घर में कोई किराएदार है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, खाली है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। किराएदार यदि रह रहा है और वो 15 दिन बाद, या फिर जैसे 30 दिन का नोटिस देता है ना कि 30 दिन बाद हम खाली कर देंगे, तो 15 दिन के अंदर अंदर जो भी रिसिप्ट वगैरह है वो लैंडलॉर्ड को उससे दिलवानी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा प्रोविजो बात करता है इफ द लैंडलॉर्ड हैज एन इंफॉर्मेशन गिवन पर्सुएंस ऑफ एन ऑर्डर इशूड stated that he needs the accommodation for his own purpose। तो पहली चीज तो कुछ घर खाली इसलिए करवाए जाएंगे कि हाँ आपका घर यदि अच्छा है खाली है तो कुछ स्पेसिफाइड लोगों को वहां पर रखा जाएगा। बट यदि लैंडलॉर्ड ये बोलता है कि नहीं अब हम घर अपना खाली करेंगे तो हम ही रहेंगे क्योंकि हमें जरूरत है, तो जो कलेक्टर है यदि वो सेटिस्फाई हो जाता है इंक्वायरी वगैरह करने के बाद, तो वो लैंडलॉर्ड को ऑक्यूपाई करने के लिए परमिशन दे देगा। दूसरा प्रोविजन बात करता है दैट इन अलॉटिंग द अकोमोडेशन टू एनी पर्सन अंडर दिस सबसेक्शन ड्यू regard will be had to wishes of the landlord as regards the type of person। देख लीजिएगा किसको दिया जा रहा है। यदि कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा या फिर लैंडलॉर्ड को कुछ भी यदि सर्व नहीं किया गया है स्पेसिफाइड पीरियड में, तो ही शैल बी फ्री टू लेट द वेकेंट। तो वो किसी को भी घर देने के लिए, मतलब या तो आरसी उसको बता देगी कि आप 15 दिन बाद आप अपना घर इनको देंगे। बट यदि आरसीए स्पेसिफाइड पीरियड में नहीं बताता है, कुछ भी नहीं बोलता है, तो लैंडलॉर्ड अब यहाँ पर फ्री हो जाएगा। यदि कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया तो लैंडलॉर्ड फ्री हो जाएगा। दूसरा प्रोविजो बात करता है कि द पीरियड स्पेंड इन एन इंक्वायरी, जो भी इंक्वायरी का पीरियड है वो उस 30 दिन 15 दिन में जो भी मेंशन पीरियड है उससे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है। कलेक्टर जो है जो भी रिक्वायर्ड इंक्वायरी स्टेप्स है वो वगैरह देख लेगा। ठीक है।
अब फिफ्थ इज इंपॉर्टेंट, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई। अब इस सेक्शन का कुछ भी हिस्सा किन चीजों पर अप्लाई नहीं होगा? इफ द एकोमोडेशन, एनी एकोमोडेशन यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, द मंथली रेंट ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 25 रुपीज। यदि कोई ऐसा घर है जो कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, उसका मंथली रेंट कितना है? 25 रुपीज। आईपीसी वगैरह चेंज हो रहा है, इसको भी चेंज कर देना चाहिए। 25 रुपए किस घर का किराया है? भी बात करते हैं एकोमोडेशन यूज फॉर नॉन रेजिडेंशियल पर्पस, जिसका की ओके ये यदि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो 25 रुपए एक्सीड नहीं करेगा। नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो रहा है तो 50 रुपीज एक्सीड नहीं करेगा। सी बात करते हैं कोई भी अकोमोडेशन है यदि वो खाली है तो लैंडलॉर्ड उसको अपने हिसाब से देख लेगा, ऑक्यूपाई उसे करना है कि नहीं करना है, उस पर अप्लाई नहीं होगा। ये बात करता है यदि कोई अकोमोडेशन है वो लोकल अथॉरिटी, कंपनी, फर्म, बोनाफाइड, इंटेंडेड सोलली, मतलब इन चीजों पर यदि वो अप्लाई होता है, उसके कोई ऑफिसर्स वगैरह है तब ये उन पर भी अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 40 बात करते हैं अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन के बारे में। तो जो अकोमोडेशन है वो अलॉट कैसे किए जाएंगे? सबने पुलिस लाइन कॉलोनीज देखी होंगी, तो वो पुलिस वालों को अलॉट की जाती है। सो द कलेक्टर और द ऑथराइज्ड ऑफिसर, दोनों चीजें यहाँ पर, शैल एज फॉर एज पॉसिबल अलॉट अकोमोडेशन। 39 में जो भी चीजें हैं उनको ध्यान में देखते हुए किन किन लोगों को अलॉट करेगा अकोमोडेशन। सो द अकोमोडेशन शैल बी अलॉटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। इन चीजों से जो कैटेगराइज नंबर्स होते हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी पे देख लेगा। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? इफ द पर्सन होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, यदि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कोई, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जो कि लोकल अथॉरिटी में काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करता है, सेकेंडरी एजुकेशन में काम करता है, एमपी के। ठीक है, चूंकि हम एमपी अकोमोडेशन पढ़ रहे हैं ना। सेकंड बात करते हैं इफ द अकोमोडेशन वाज ऑक्यूपाइड बाय अ पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फॉर, ठीक है, उसके सक्सेसर को अलॉट कर दिया जाएगा। ओके, प्रोवाइडेड दैट फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, जो भी रीजन वगैरह है वो रिटन रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। इफ इट मे बी अलॉटेड टू एनी अदर पर्सन हु इज नॉट सक्सेसर ऑफ द प्रीवियस ऑक्यूपेंट। ठीक है, लाइक पहली चीज तो ये कि यदि पुलिस लाइन कॉलोनी है तो वो पुलिस जो भी नेक्स्ट अथॉरिटी आ रही होगी, लाइक डीएसपी क्वार्टर है, तो जो अगले डीएसपी आ रहे होंगे उनको दिया जाएगा। बट यदि अगले डीएसपी नहीं आ रहा है तो रिटन रीजन में एग्जाम्पल देना है, रिटन रीजन रिकॉर्ड करके या राइटिंग में रीजन उसके जो भी रिकॉर्ड करके अदर पर्सन को दिए जा सकते हैं। 40 बात करता है स्पेशल प्रोविजंस ऑफ अलॉटमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब यदि इमरजेंसी आती है तब किस तरीके से अलॉट किया जाएगा? सो इस सेक्शन में इमरजेंसी के वही प्रोविजन है जो आपके आर्टिकल में आप पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 352 क्लॉज 1 में। ठीक है, दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी रिमेन्स फोर्स किन लोगों को दिए जाएंगे? तो सबसे पहले यदि इमरजेंसी पीरियड आता है तो जो भी नेवल कि आपके मेंबर है, मिलिट्री, एयरफोर्स, इनको दिए जाएंगे। यदि कोई सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट है उस पीरियड में उस जगह पे यदि उसको पॉइंट किया जा रहा है तो उनको दे दिए जाएंगे। थर्ड बात करता है टेंडेंसी ऑफ एनी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड अकोमोडेशन इन दिस सेक्शन शैल टर्मिनेट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड 1 ईयर। 1 साल का टाइम उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी सीजेस टू बी इन्फोर्स, जब तक वो खत्म हो जाती है। 41 बात करता है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन अलॉटेड अकोमोडेशन टू पेरेंट। अब पेमेंट तो सबको करना पड़ेगा रेंट का, यहाँ से कोई रियायत नहीं है आपको। जिस भी पर्सन को अलॉट किया गया अकोमोडेशन उसको रेंट पे करना है। सो वेयर एन अकोमोडेशन इज अलॉटेड टू अ पर्सन, यदि 3940 की सबसेक्शन 2 की कैटेगरी में आ रहे हैं तो वो किसको देंगे? पहली चीज तो ये देखनी है। सो ही शैल बी डीम्ड टू बी अ टेनेंट, टेनेंट मान लिए जाएंगे उन लैंडलॉर्ड के, एंड शैल बी लायबल टू पे देयर फॉर द डेट ऑफ वेकेशन ऑफ द अकोमोडेशन। ठीक है, जिस दिन खाली करेंगे उस तब तक के लिए। Where the accommodation before it became vacant was an occupation of tenant. यदि किसी टेनेंट के उसमें रह रहे तो टेनेंट ने रहने को दे दिया तो टेनेंट को रेंट देंगे। यदि अकोमोडेशन प्रीवियसली ऑक्यूपेशन में रहेगा किसी भी टेनेंट के तो आरसीए को, जैसा भी आरसी ने डिटरमाइन किया होगा सेक्शन 7 के हिसाब से उनको दे दिए जाएंगे। ठीक है, यदि कोई कॉन्सिक्वेंसेज होता है किसी भी प्रोसीडिंग में तो उस हिसाब से वहां पर देख लिया जाएगा, तो फिर 15 दिन के अंदर अंदर रेंट वहां पर दे दिया जाएगा। ठीक है, 42 बात करता है टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी के बारे में कि टेनेंसी टर्मिनेट कैसे होगी। सो द टेनेंसी ऑफ एनी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड इन अकोमोडेशन बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, लाइक उसका ऑफिस खत्म हो गया या वो रिटायर्ड हो गया गवर्नमेंट क्वार्टर में, तो अब तो वहां पर रहेगा नहीं, तो उसको नोटिफाई करना होगा। लाइक रिटायरमेंट पड़ा ना, रिटायर हो गया फिर ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो 7 दिन के अंदर अंदर
सेट पर्सन शैल वैकेट सच अकोमोडेशन, उसे 7 दिन के अंदर अंदर वो अकोमोडेशन जो है वो खाली करना है, क्योंकि अगले उसके सक्सेसर आएंगे ना। प्रोविजो बात करता है दैट द कलेक्टर और ऑथराइज्ड ऑफिसर मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एक्सटेंड द पीरियड फॉर वेकेटिंग। यदि उन्हें लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो वो जो है अपना पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं, बट पीरियड को कितने से ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, 4 मंथ से ज्यादा। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है कि यदि ट्रांसफर होता है, रिटायरमेंट होती है, तो जिस दिन से रिटायरमेंट या जिस दिन से ट्रांसफर ऑर्डर आए उस दिन से 7 दिन के अंदर अंदर घर खाली करना है। बट यदि कलेक्टर को ऐसा लगता है, वो रीजन वगैरह रिकॉर्ड कर लेंगे राइटिंग में, और चाहे तो वो जो वैकेट करने का टाइम था उसको बढ़ा सकते हैं, कितने से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, 4 मंथ से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। 43 बात करता है पेनल्टी के बारे में। ओके, सो बेसिकली ना हमने इसका एक चार्ट बनाया है छोटा सा, हम कोशिश करेंगे कि वो हम आपको ग्रुप में दे दें। तो यदि कोई, अब इसमें कंडीशन है कि किन किन कंडीशन पर पेनल्टी लगेगी। यदि कोई ऐसा पर्सन है जो कि एक्सेस में रेंट लेता है, जैसा कि 7 में पढ़ा था या फिर आरसी ने जो फिक्स किया था, ठीक है, अनलॉफुल चार्जेस वगैरह लेता है, ठीक है, तो वो कितना रेंट देगा, 1000। ठीक है, इसको पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, इसकी रीडिंग इंपॉर्टेंट है। सो इफ एनी पर्सन रिसीव्स एनी रेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट एज स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 of section 7 or as fixed by RCA under section 10, he shall be punishable. Okay, तो ऐसा कुछ यदि करता है तो वो पनिश, उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा 3 महीने का, ठीक है, या फिर फाइन, जो भी उसने अनलॉफुल चार्जेस वगैरह लिए हैं उन सबसे 1000 रुपए, या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको क्या याद रखना है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट 3 महीने की, एक्सटेंड टू लाइक 1 महीने से 3 महीने, या फिर 1000 रुपए फाइन। सेकेंड बात करता है यदि कोई पर्सन सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6 को कॉन्ट्रवेन करता है, ठीक है, तो वो उसको भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, कितने टाइम के लिए, 6 मंथ के लिए। ठीक है, यदि एक्सेस में रेंट लेता है 7 के हिसाब से तो 3 महीने 1000, ठीक है, यदि सेक्शन 6 को कॉन्ट्रवेन करता है तो 6 मंथ, ठीक है, और फाइन, फाइन कितना होगा, जो भी उसने चार्जेस वगैरह लिए हैं, ठीक है, 5000, दोनों हो सकता है, विद विद बोथ, विदाउट, ठीक है, और दोनों भी हो सकते हैं। यदि थर्ड बात करते हैं, यदि कोई टेनेंट सबलेट करता है, असाइन करता है, जो भी उसको घर दिया गया था उसके अलावा, तब क्या करना है, उसको पनिश, उसको सिर्फ फाइन से पनिश किया जाएगा, कितना फाइन होगा, 1000 तक वो एक्सटेंड हो सकता है। फिर बात करते हैं कोई लैंडलॉर्ड है वो रिलेट कर देता है ट्रांसफर द, ठीक है, 17 के 1 और 2 के हिसाब से, तो वही 3 महीने पनिशमेंट होगी उसकी, जेल, सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही है यहाँ पर, और 1000 रुपए फाइन। फोर्थ बात करता है एनी लैंडलॉर्ड रिलेट वगैरह कर लेता है पूरा अकोमोडेशन 23G 34 के हिसाब से, तब 3 मंथ 1000 रुपए। मोस्टली आपके यहाँ पे जो फाइन और इम्प्रिजनमेंट है ना वो 3 मंथ और 1000 ही है, बस एक जगह पे आपका 6 मंथ है, ठीक है। फिफ्थ बात करते हैं यदि कोई लैंडलॉर्ड है वो 38(1) में कॉन्ट्रवेन करता है तो ही शैल बी पनिशेबल, ठीक है। अब इम्प्रिजनमेंट है तो इधर नहीं मान सकते, सिंपल ही मान के चलेंगे प्राइम ऑफिस है। फाइन आपका वही है 1000 रुपए, और दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके। 6 में भी वही है आपका, 3 महीने 1000 रुपए। 44 बात करते हैं कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस के बारे में, तो इसका कॉग्निजेंस लेगा कौन, इसका कॉग्निजेंस लेगी आपकी JMFC। So no court inferior to JMFC shall try any offense punishable under this act. JMFC से नीचे की कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। No court shall take cognizance of an offense unless the complaint in respect to the offense has been made within 3 months of the day for commission। जिस दिन से आपका ऑफेंस हुआ है उससे 3 महीने के अंदर अंदर यदि एप्लीकेशन दे दी जाती है, सो मोटो नहीं लेना है, यदि एप्लीकेशन दे दी जाती है बस उसी कंडीशन में कॉग्निजेंस लिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। यदि सेक्शन CRPC के 32 के हिसाब से कुछ भी होता है, 93 के हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्लस प्लस, ठीक है, तो
यदि ऐसा कुछ भी होता है लाइक थर्ड वाली कंडीशन में फॉलो करता है, तो जेएमएफसी क्या है, सेंटेंस वगैरह पास कर देंगे। वो सेंटेंस और फाइन कितना एक्सीड नहीं करेगा आपका, 2,000 रुपए से ज्यादा। ठीक है, पास अ सेंटेंस, सेंटेंस भी पास कर सकता है। फाइन एक्सीडिंग 2,000 रुपीज ऑन अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल। ठीक है, ठीक है, ओके। So now we have last chapter of this act which talks about miscellaneous things. Section 1245 बात करता है jurisdiction of civil court barred in respect of certain matter। कुछ मैटर में सिविल कोर्ट का जो jurisdiction है वो बार भी हो जाएगा। ठीक है, सो कोई भी सिविल सूट जो है आपका वो सूट और प्रोसीडिंग को एंटरटेन नहीं करेगा। यदि ये रेंट फिक्स करने के लिए, मतलब क्योंकि रेंट फिक्स करने का काम तो आरसी का है ना, तो सिविल कोर्ट का यहाँ पे jurisdiction नहीं है रेंट फिक्स करने के लिए। ठीक है, सेकंड बात करता है nothing in subsection 1 shall be construed as preventing a civil court from entertaining a suit or proceeding for the decision of question of title। क्वेश्चन ऑफ टाइटल भी आरसी डिसाइड करेगा, कभी इससे कोई खेल नहीं, कोई काम नहीं है। 46 बात करता है आपका, 46 बात करता है अबेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन के बारे में। पनिशेबल एज सच कॉन्ट्रावेंशन, तो कॉन्ट्रावेंशन का अबेटमेंट भी यदि किया जा रहा है तो वो भी कॉन्ट्रावेंशन के फॉर्म में ही पनिश किया जाएगा। सो एनी पर्सन हु अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रावेन और अबेट द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ any order passed or deemed to have been passed under this act shall be deemed to have contravened। contravention किया जाएगा, वही माना जाएगा। 47 बात करते हैं आपका लाइबिलिटी के बारे में। so liability of contravention in case of company, यदि कंपनी कॉन्ट्रावेन करती है, so if the person who contravene any order, company, partnership firm or any other body, corporate, every director, partner, सब लोग माने जाएंगे। so यहाँ पर आप ये बताइए कि कंपनी के जो ऑफेंसेस हैं या ऑफेंसेस बाय कंपनी है, ये एनआई में दिया है, ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि सेक्शन में दिया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ऑफेंसेस बाय कंपनी विद सेक्शन डील विद दिस सर्टेन थिंग। 48 बात करता है रेंट कंट्रोल अथॉरिटी पब्लिक सर्वेंट कब होगी। ठीक है, सो हमने कई चीजें पढ़ी, एक जगह पर पढ़ा आरसीए को मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है, आरसीए को सिविल कोर्ट की पावर दी गई है। नाउ आरसीए शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। So the collector, rent controlling authority, or the officer authorized by collector under subsection 1 of section 39 shall be deemed to be public servant। ठीक है, जैसे आईपीसी की 21 में बताया गया ना कौन कौन पब्लिक सर्वेंट्स होंगे, उनके लिए बात कर रहा है। 49 बात करता है प्रोडक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। कोई भी सूट ऑफ प्रोसीडिंग और लीगल, कोई भी सूट प्रोसिक्यूशन और कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स यदि कलेक्टर के अगेंस्ट या आरसी के अगेंस्ट या ऐसे आती है, तो और वो यदि गुड फेथ में की गई तो उनके अगेंस्ट कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। 50 बात करता है रूल मेकिंग पावर के बारे में। तो रूल मेकिंग पावर आपके किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 51 टॉक्स अबाउट, ओके, 51 टॉक्स अबाउट रिपील्स ऑन सेविंग्स के बारे में। तो जो आपका अकोमोडेशन एक्ट है ये रिपील कर दिया गया था 1955। ठीक है, okay, so this is also not that much important। So now we have some schedules। schedules में हमें जो डिस्ट्रिक्ट है मेनली बस इन्हीं के नाम थोड़े से ऊपर ऊपर देख लेने, कितने डिस्ट्रिक्ट है ये आप लोग देख लीजिएगा। ओके, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हम बस ये देख लेते हैं कि सेक्शन स्केड्यूल्स में दिया क्या है। दो स्केड्यूल है और इन दोनों में दिया गया है। सो पहला जो आपका स्केड्यूल है ये डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात करते हैं सेक्शन 1 के सबसेक्शन 3 के हिसाब से। ठीक है, ओके। और जो आपका दूसरा दूसरा आपका स्केड्यूल है ये आपका बात करता है समन्स के फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म ऑफ समन इन केस ऑफ वेयर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ अकोमोडेशन इज प्लेड फॉर ऑन ग्राउंड्स ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट। ठीक है, उनके जो भी एप्लीकेशन वगैरह फॉर्म्स वगैरह है वो है, ये भी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्केड्यूल से क्वेश्चन नहीं पूछते, ज्यादा से ज्यादा यही पूछते हैं कि कितने स्केड्यूल्स हैं यहाँ पे। सो वी हैव 2 schedules। ओके, सो दिस इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक दिस सेक्शन एंड दिस is going to help you in your exam। Till then, let me know in the comment section कि कौन सा नया एक्ट आप चाहते हैं जिसका क्विक रिवीजन करवाया जाए। ओके, so all the best for the exam। Keep studying, keep revising। Take care, bye bye।